नमस्कार। सरकारी टेल.com के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन के वुहान शहर से फैला कोरोना वायरस आज लगभग पूरे विश्व में कहर मचा चुका है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 212 देशों में 41 लाख लोगों को वो संक्रमित कर चुका है और लगभग 3 लाख लोगों की जान भी जा चुकी है। भारत की बात करें तो मार्च 25 को विश्व का सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की घोषणा हुई। भारत में कई देशों के मुकाबले इस महामारी से सूझबूझ से हर जिले के अनुसार रणनीति बनाई गई और इस रणनीति के लीडर कोरोना से लड़ने के लिए जमीन पर योद्धा बने हर प्रदेश के प्रमुख जिला अधिकारी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में अपने कई फैसलों से सुर्खियों में रहे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के डीएम श्री रविंद्र कुमार जी, जो उत्तर प्रदेश कैडर 2011 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, आज की मुलाकात में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जो रणनीति बनी उससे जुड़े हर पहलू पर आज हम उनसे चर्चा करेंगे। तो रविंद्र कुमार जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जब ये 24 मार्च को ये ऐतिहासिक फैसला हुआ तो आपके नेतृत्व में आपकी टीम ने इस पूरे लॉकडाउन को पूरी तरीके से अमल में लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? देखिए, किसी भी चीज को सक्सेसफुली करने के लिए जरूरी है कि आप टीम बिल्डिंग करें। तो जैसे ही कोरोना की बातें आई और हमें लगा कि बड़ा चैलेंज आने वाला है, ये लॉकडाउन शुरू होने के पहले की ही बात है, क्योंकि राज्य सरकार पहले ही सजग हो गई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी सजग थे। तो हम लोगों ने जिले के जो आला अधिकारी हैं, जो मुख्य अधिकारी हैं, इफेक्टिव अधिकारी हैं, सब आला अधिकारियों की अध्यक्षता में एक एक टीम बना दी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एडीएम प्रशासन है, उनको हमने लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट पे जो सरकार रिपोर्टिंग मांगती है वो डेली रिपोर्टिंग का उनको अधिकारी बनाया। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, अब जैसे लॉकडाउन शुरू होने वाला है तो लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, उन्हें सब्जी चाहिए, दूध चाहिए, फल चाहिए, राशन चाहिए। बाद में हमने इसमें टेलीमेडिसिन को भी ऐड किया, बाद में हमने उसमें मोबाइल एटीएम को भी ऐड किया। तो एडीएम न्यायिक की अध्यक्षता में हमने एसेंशियल सर्विसेज की टीम बना दी। फिर हमने कंट्रोल रूम स्टार्ट किया, शिकायतें आने लगी तो इसके लिए हमने एडीएम वित्त राजस्व हैं, उनकी अध्यक्षता में टीम बना दी। हमारे मुख्य विकास अधिकारी हैं, तो सरकार ने फिर लॉन्च किया कि हम गरीबों को 1,000 रुपया देंगे, उनको फ्री का राशन देंगे। तो इसमें भी काफ़ी सारे लोगों का पंजीकरण करवाना है, तो मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई। फिर हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें चूँकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, बट बेसिकली बाय पेशे वो डॉक्टर हैं, तो हमने विकास विभाग से उनको सपोर्ट दिया। जो जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी होते हैं और हमारे परियोजना निदेशक होते हैं पीडी विकास विभाग के, उन्हें सपोर्ट करने लगाया। इसके अलावा एक चैलेंज आया कि डेटा का, क्योंकि सारा डेटा संकलित करना है, शासन को सूचना भेजनी है और हमारे अपने इंफॉर्मेशन के लिए भी चाहिए। तो हमने जो हमारे डीएसटीओ होते हैं, सांख्यिकी अधिकारी, उनके अंदर में अपर सांख्यिकी अधिकारी होते हैं, तो सारे लोगों को हमने डिफरेंट टीम के साथ अटैच किया और फिर एक गूगल स्प्रेडशीट बनाया। तो इस तरीके से टीम बिल्डिंग करके हमने, और टीम बिल्डिंग करने के साथ साथ हम लोगों ने शाम में एवरी डे इन द इवनिंग 8:30 बजे एक छोटी सी मीटिंग रखी, जिसमें दिन भर के क्रियाकलाप का विश्लेषण किया और इस तरह से हम लोगों ने कंट्रोल किया। अगर हम बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपके यहाँ पहला केस कब आया और आज की डेट में क्या हालात हैं कि कितने क्वारंटाइन हुए, कितने पॉजिटिव केसेस निकले और कितने रिकवर हुए? देखिए, हमारा पहला केस 29 मार्च को आया था, जब नोएडा के सीड फायर फैक्ट्री के एम्प्लॉई हमारे सिकंदराबाद तहसील के बीरखेड़ा गांव के अतुल कुमार शर्मा हैं, वो संक्रमित हुए और उसके 2 दिन बाद उनकी मां और पत्नी संक्रमित हुए। तो 29 मार्च को पहला केस आया। आज 8 मई को हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। 8 मई तक टोटल 61 केस आए हैं, उसमें से 35 केस हमारे क्योर हो चुके हैं, वो रिकवर्ड हो चुके हैं। 25 केस अभी एक्टिव हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और एक डेथ हुआ है, शिकारपुर के आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। इनफैक्ट हमें जिला प्रशासन को पता नहीं था, वो प्राइवेटली
दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में गए, वहाँ उनका टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आए, तब हमने फिर शिकारपुर को एक कंटेनमेंट जोन घोषित किया। अगर मोटा मोटी समीक्षा करें तो हमारे 61 में आधे से ज़्यादा केस जमाती या उनके कॉन्टैक्ट के कारण है, लगभग 35 केस, और जो उसके बाद जमाती के बाद जो मुख्य सोर्स ऑफ जो संक्रमण रहे हैं स्रोत, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के पर्सनल हैं। आप देखिए शिकारपुर में आयुर्वेदिक डॉक्टर की मौत हुई, परंतु वहाँ इंक्लूडिंग उन्हें 14 केस हैं, और एक हमारी जिला महिला अस्पताल के फार्मासिस्ट थे, हालांकि उनका संक्रमण परिवार के थ्रू हुआ है, क्योंकि उनके परिवार के 3 अन्य लोग और पड़ोसी 3 अन्य लोग संक्रमित पाए गए। हॉस्पिटल का एक भी अन्य व्यक्ति नहीं संक्रमित पाया गया, तो 7 वहाँ पे है। 14 7 21 हमारे हेल्थ पर्सनल के कारण है, और जमाती के कारण हमारा सबसे बड़ा जो कंटेनमेंट जोन है वो गुगरासी है, जहाँ की 16 संक्रमित हैं, और एक जहांगीराबाद है, जहाँ की महाराष्ट्र मालेगांव के जमाती जा रहे थे, उन्हें कंटेन किया, वहाँ 9 केस है, और बुलंदशहर में एक साठा हॉटस्पॉट जोन है, वहाँ के 5 हैं। तो 16, 9, 25, 5, 30, एक मैं मोटा मोटी फिगर दे रहा हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा 5 हॉटस्पॉट जोन है, उसमें 3 हमारे जमाती के कारण है और 2 हेल्थ पर्सनल के कारण। तो ये मोटा मोटी एनालिसिस है। हम लोगों ने इसमें एक्शन भी लिया है। जमाती का तो हम लोगों ने बहुत थॉरो इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवाई, और सरकार के दिए गए दिशा निर्देशानुसार हम लोगों ने एक्शन लिया। फर्दर इसमें संक्रमण लगभग खत्म हो गया है। जो हेल्थ पर्सनल हैं उसके लिए हम लोगों ने एक मासिव स्तर पे ऐसे जितने भी हेल्थ पर्सनल या झोला छाप डॉक्टर हैं या अपंजीकृत अस्पताल चल रहे हैं, उनका हमने विभिन्न सोर्सों से, एक तो स्वास्थ्य विभाग है, फिर हमने LIU को भी इन्वॉल्व किया, उनकी सूची बनाई, और हमने एक दिन में 17 ऐसे झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ FIR करवाए हैं, 8 सील करवाए हैं। हमारी यही कोशिश है कि जो सरकार के मापदंड हैं कि जो आवश्यक ट्रेनिंग है वो कर लें और अपने सारे स्टाफ को करवा दें, और जो इसमें सेफ्टी किट है, 95 मास्क है या ग्लव्स है या PPE किट है, हैंड सैनिटाइजर है, उसकी उपलब्धता रहे, ताकि चिकित्सक अगर किसी संक्रमित व्यक्ति को भी देखते हैं तो चिकित्सक बचे रहे। तो इन मापदंडों को कोई भी चिकित्सालय अगर पूरा करते हैं, कोई चिकित्सक अगर पूरा करते हैं, तो कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि इतने ही लोग सेवा देंगे। मैक्सिमम लोग जितने सेवा दे सकते हैं देंगे, लेकिन अगर कोई अपंजीकृत है और इन मापदंडों को नहीं पूरा कर रहे हैं और चुपके से चला रहे हैं, तो वो एक पोटेंशियल थ्रेट है समाज के लिए, क्योंकि वो संक्रमित हो जाएंगे, उसके बाद जितने फर्दर व्यक्ति को देखेंगे वो संक्रमित हो जाएंगे। तो ऐसे के खिलाफ हम लोग एक्शन ले रहे हैं। सर, कोरोना के मरीज जैसे हैं, उनको ठीक करने का 2 तरीके होते हैं। एक तो आप होम क्वारंटाइन करते हैं और एक सरकारी क्वारंटाइन होता है, जैसे अस्पतालों में करते हैं। तो आपके जिले में आपने ये व्यवस्थाओं को गवर्नमेंट क्वारंटाइन में आपने किस तरीके से मैनेज किया, या आपका उस मामले में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था? देखिए, हम लोगों ने भविष्य को सोचकर, कि ऐसा नहीं बहुत बुरा सोचा, बट भविष्य में मैक्सिमम जो चैलेंज आ सकता है, आने की संभावना है, उसके अनुसार हम लोगों ने ओवर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपनाया है। फॉर एग्जांपल, होम क्वारंटाइन तो ठीक है, लोगों का अपना अपना घर है, वहाँ रह लेंगे। जो गवर्नमेंट क्वारंटाइन है, आज के दिन हमने 170 बिल्डिंग को आइडेंटिफाई किया हुआ है, मतलब वो तैयार है, जिसमें 27,500 लोगों को क्वारंटाइन किया जा सकता है। ये 170 बिल्डिंग अक्रॉस 7 तहसील हैं। जितने ये 170 बिल्डिंग हैं, सब पे एक एक नोडल अधिकारी लगे हैं। सभी ये क्वारंटाइन सेंटर को एक कम्युनिटी किचन से अटैच कर दिया गया है। कम्युनिटी किचन के भी नोडल अधिकारी हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि सडनली अगर 10,000 आदमी भी आ जाएं तो कहाँ जाना है, उनको खाना कौन देगा, तो इसकी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एवरी क्वारंटाइन सेंटर में हम लोगों ने रहने की, खाने की बता ही दिया, वहाँ पे साफ सफाई, जितने लोग आते हैं सबको सेपरेटली एक एक साबुन दिया जाता है, ताकि पता चला कि साबुन के कारण, मतलब टैप छुआ, साबुन छुआ, उसके कारण संक्रमण ना हो। इसके अलावा मास्क तो हम लोग सबको देते ही हैं। ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आइसोलेशन वार्ड है, तो हमने सरकारी अस्पताल हमारे मुख्यतः 20 CHC प्लस अर्बन PHC है प्लस जिला अस्पताल,
और 65 हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल को आइडेंटिफाई किया है। उसमें हालांकि हमने टोटल मिला के लगभग 350 बेड आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन अब वो संख्या बढ़ने के साथ साथ हम लोग ऐसे फैसिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं जहाँ ज़्यादा बेड हो। तो वर्तमान में हमने जेपी हॉस्पिटल है जहाँ 100 बेड की व्यवस्था है, जिसमें 38 आईसीयू बेड हैं और 19 वेंटिलेटर भी है। उसको हमने L2 श्रेणी 2 हॉस्पिटल में आइडेंटिफाई किया था, बट किसी कारणवश उसको फंक्शन नहीं कर पाए हैं क्योंकि एनेस्थेटिक डॉक्टर की कुछ कमी है। हमने उसको श्रेणी 1 हॉस्पिटल के रूप में अभी यूज कर रहे हैं, जिसमें अभी 19 पेशेंट का इलाज किया जा रहा है। और L1 एक्सटेंशन की भी बात चल रही है। सरकार ने बताया है कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको L1 एक्सटेंशन में रखा जाए। तो बुलंदशहर में ही VIIT है, एक नर्सिंग ट्रेनिंग एकेडमी एंड हॉस्पिटल है, वहाँ 500 बेड हैं, वो कम्प्लीटली रेडी है हमारे पास। तो उसमें भविष्य में आवश्यकता पड़ने पे हम रखेंगे। तो L2 है, एनेस्थेटिक डॉक्टर आ जाएं, फंक्शनल हो जाएगा, उसको हम L1 में यूज कर रहे हैं। L1 एक्सटेंशन है 500 बेड का, उसके विदिन 500 मीटर हमारा ब्रह्मानंद है 1000 बेड का, जिसको आज के दिन में हम लोग क्वारंटाइन सेंटर के रूप में यूज कर रहे हैं और भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसको आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। उससे कुछ दूरी पर हमारा काशीराम आवास है, जहाँ की 1500 बेड की व्यवस्था है, वहाँ भी अभी हम क्वारंटाइन सेंटर के रूप में यूज कर रहे हैं। भविष्य में ये क्वारंटाइन सेंटर ही रहेगा। तो 170 बिल्डिंग के अलावा भी हमने बड़े बड़े बिल्डिंग आइडेंटिफाई कर रखे हैं, जहाँ की सडन अगर इंक्रीज हुआ तो वहाँ पे तो वो कितनी फिगर हो सकती है कि अगर आप भविष्य में अगर होता भी है तो आप एट ए टाइम कितने पेशेंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं? L1 हमारा अभी 100 बेड का है और 500 बेड का L1 एक्सटेंशन है, 600 बेड हो गया। आइसोलेशन वार्ड जैसे हमारा ब्रह्मानंद है, तो अभी क्वारंटाइन सेंटर है, भविष्य में हम उसको आइसोलेशन वार्ड में चेंज कर सकते हैं। रविंद्र जी, एक सवाल मेरा और एक था कि मार्च 25 को जब ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ, तो उस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका क्या चैलेंज था? आपको किस तरीके की परेशानियां हुई? क्योंकि लोगों को घर में रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, कानून व्यवस्था भी मेंटेन करनी थी, तो उसको आपने कैसे स्ट्रेटेजाइज किया? देखिए, सबसे पहली तो बात आती है कि पब्लिक को समझाना कि लॉकडाउन क्या है और उनका अपने घर में रहना क्यों जरूरी है। तो एजुकेशन 2 माध्यमों से हमने किया। एक तो आजकल देखिए जितने भी यूथ जनरेशन है, सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जान जाते हैं, बट बुलंदशहर चूँकि एग्रीगेरियन इकोनॉमी है और मोस्टली रूरल एरिया है, हालांकि हमारे यहाँ 17 नगर निकाय भी हैं, परंतु फिर भी लिमिटेड ये है, मोस्टली रूरल एरिया है। तो इसके लिए हमने इसके प्रिकॉशंस के बारे में और घर में क्यों रहना चाहिए ये सब लिख के शुरू में 1 लाख से ऊपर पम्फलेट बंटवाए। एक ग्राम पंचायत में, एक मोहल्ले में, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं सब जगह, सरकारी दफ्तर BDO के ऑफिस से ABSA के ऑफिस, थाने, SDM का ऑफिस, जितने भी विकास विभाग के अन्य सब जगह बंटवाए, पब्लिक चौराहे पे। इसके बाद हमने अनाउंसमेंट करवाए गांव-गांव और मोहल्ले में। क्या अनाउंसमेंट करवाए? तो यही विशेष प्रिकॉशन। सबसे पहले शुरू की मैं बात कर रहा हूँ, क्या लक्षण है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्यों जरूरी है, लॉकडाउन में क्या करें, ये करवाए। इसके अलावा देखिए हम लोगों ने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बहुत सहारा लिया। तो आप देखेंगे कि चाहे ABP न्यूज हो या न्यूज 18 हो, जितने भी प्राइम न्यूज हैं उनसे बात करके हमने पट्टी चलवाए टीवी पे। वो विदिन बुलंदशहर ही आता होगा उनका जो भी सिस्टम है, बट उसमें आ रहा था DM बुलंदशहर अपील, आप तो घर में ही रहें, मास्क लगाएं या आरोग्य सेतु डाउनलोड करें। इसके अलावा ऑब्वियस है कि हमें लगता है 99% से ज़्यादा लोग समझदार हैं, वो लोग अपने घर में रहते हैं, बट रूल तोड़ने वालों की भी कमी नहीं है। उनसे आपने कैसे निपटा? उनसे मतलब उनको कैसे समझाया? उनसे देखिए मजिस्ट्रेट और पुलिस का हमने सीरीज ऑफ ब्रीफिंग किया और जगह जगह पॉइंट टू पॉइंट ड्यूटी लगाई। पुलिस बैरियर लगाए, जहाँ के वाहन की चेकिंग होती थी, लोगों की चेकिंग होती थी और प्यूनिटिव एक्शन लिया। आज के डेट में हमारे 1000 से ज़्यादा FIR हैं, उसमें कई लोग अरेस्टेड भी हैं। 1000 से ज़्यादा FIR IPC 188 के अंतर्गत है।
आप दर्शकों को बताएंगे कि ये क्या कौन सी धारा होती है? ये धारा होती है कि लॉकडाउन का जिन लोग वायलेशन करेंगे उनके खिलाफ, चूंकि लॉकडाउन का वायलेशन एक सरकारी आदेश का वायलेशन है और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एक्टिवेट करके उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हैं। पब्लिक को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो उसमें लिखा है। वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पहले हमने लोगों में प्रचार प्रसार करवाया। उसके बाद जिन लोगों ने वायलेट किया उनके खिलाफ 188 सरकारी आदेशों का अवहेलना 188 के खिलाफ FIR करवाया। इसमें कुछ लोगों में 269, 270 भी IPC एक्ट का आता है। ये धाराएं हैं कि आप संक्रमित लोगों को नेग्लिजेंस से या डेलिबरेट एक्ट से आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो उसमें क्या सजा रही मैक्सिमम? अब इसमें 270 में तो 2 साल तक की है, बट हम लोग उतना टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी हमारी लगभग 250 FIR हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा बुझा कर भी और समझाने बुझाने के बाद भी जो लोग रूल तोड़ते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेकर भी उसको कंटेन करने की कोशिश की। और हमें लगता है कि लोगों का बहुत सहयोग मिला कि अब देखिए कि यहाँ से कोई मेजर शिकायतें नहीं हैं। हालांकि हमने FIR करवाए हैं, बट बहुत सारे लोगों का भी बहुत सपोर्ट आया। लोग ही आपस में लोगों को समझा रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजियन, जनप्रतिनिधि हो या रिलीजियस उनके जो भी लीडर हो, सब लोगों ने अपने स्तर पर बहुत कोशिश की, लोगों को बहुत समझाया। और हमें लगता है कि हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको कंटेन किया है। हालांकि कुछ केसेज भी आए हैं, बट फिर भी ओवरऑल सक्सेसफुल रहा। रविंदर जी से बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। रविंदर जी, लॉकडाउन में आपके नेतृत्व में आपकी पूरी टीम लगी हुई थी, पर मैं ये जानना चाहूँगा कि समाज और जो गैर सरकारी संस्थान हैं, क्या उनसे भी आपको कुछ मदद मिली लॉकडाउन के? देखिए, बिल्कुल गैर सरकारी संस्था या समाज के अन्य लोग, उनका बहुत सहयोग मिला है। और चूंकि ये लॉकडाउन लोगों के द्वारा पालन किया जाना है, तो लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। केवल प्रशासन के चंद कर्मचारी या अधिकारी इतने लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें हम लोगों ने जो गैर सरकारी संस्था है, NGOs हैं, उनका सहयोग भी मिला और हम लोगों ने सहयोग के लिए कॉल भी किया। तो सबसे पहले इनका सहयोग मिला जो स्टैंडर्ड लेबर्स आ रहे थे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वगैरह से लॉकडाउन शुरू होने के जस्ट बाद, तो उनको खाना देना। क्योंकि उस समय में हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कम्युनिटी किचन स्टार्ट नहीं हुआ था। उस समय में हम लोगों ने इनके माध्यम से एक दिन में 25-25 हज़ार फूड पैकेट बंटवाए थे। ये है मार्च के लास्ट वीक में, लॉकडाउन शुरू होने के 25, 26, 27, 28 एंड ऑफ मार्च तक। उसके बाद समाज के लोगों ने, NGO ने कुछ जो हमने जिलाधिकारी राहत कोष बनवाए थे, उसमें फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट किया। बहुत सारे लोगों ने कच्चे राशन के पैकेट भी बनवा कर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवाए हैं। इसके अलावा मास्क, साबुन, ये सभी गैर सरकारी संस्था द्वारा वितरित किए गए हैं। सबसे अच्छा हम लोगों ने यूज किया जो यहाँ NGO है, NLRM में SHG हैं, उनके द्वारा हम लोगों ने मास्क, कपड़े के, कॉटन के मास्क बनवाए हैं और उनको गरीब लोगों में बंटवाया है। क्योंकि ऐसे मास्क आपको वॉशेबल एंड रीयूजेबल। इसके अलावा यहाँ लघु उद्योग हैं, उनके जो SHG हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने बड़े स्केल पे साबुन बनवाए और उस साबुन को हम लोगों ने गरीब लोगों में बंटवाया। आज के दिन में लगभग 1,07,000 पीस साबुन मनरेगा वर्कर, अंत्योदय कार्ड धारक, जो दिहाड़ी मजदूर हैं या श्रम विभाग के रजिस्टर्ड मजदूर हैं या जितने लोग क्वारंटाइन कैंप में आए, सबको हमने एक साबुन दिए हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छा सहयोग है। अभी आपने जिक्र किया था आरोग्य सेतु का, तो आपने बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में उसको कितना इफेक्टिवली यूज किया और उसके क्या परिणाम रहे? देखिए, आरोग्य सेतु का उपयोग हम लोगों ने, हालांकि संख्या पॉपुलेशन के अनुसार कम तो नहीं कहेंगे, रिलेटिवली कुछ जिलों से अन्य जिलों से अच्छा है। हमारा प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन लगभग 43 लाख से है। आज के दिन में 2,69,000 लोग आरोग्य सेतु यूज कर रहे हैं। और उनका उपयोग कैसे है, तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज रहती है। जैसे सिक पीपल हैं, अगर वो मूव कर रहे हैं तो उसमें लिस्ट आता है।
NIC के माध्यम से हम लोग वो लिस्ट लेते हैं और हमने ऐसे ऐसे लोगों का ट्रैक करवाया है जो एक्चुअली सस्पेक्टेड लोग थे, पॉजिटिव कंफर्म पॉजिटिव के कांटेक्ट वाले लोग थे, उनको हम लोगों ने क्वारंटाइन करवाया था घर से क्वारंटाइन सेंटर। तो वो मूवमेंट भी इसमें अलार्म वाली लिस्ट में आ गया। तो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इफेक्टिव ये आरोग्य सेतु है। इसका बेसिकली हमने लोगों से अपील भी किया है कि आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको डाउनलोड किए रहेंगे और कोई भी सस्पेक्टेड लोग या पॉजिटिव केस आपके बगल से गुजरता है या आपको अप्रोच करता है तो आपको अलार्म आता है, बजाते कि सामने वाला आदमी ने भी डाउनलोड किया हो। इसलिए हमारी कोशिश रही कि मैक्सिमम लोग इसको डाउनलोड करें और इसके लिए हम लोगों ने कंट्रोल सेंटर से फ़ोन भी करवाया, लोगों से अपील भी की, विभागीय अधिकारी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वे अपने समस्त विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, उनके फैमिली और आसपास के 10 लोगों को ये डाउनलोड करवाएं। इसके अलावा हमने ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति बनाया। इसके माध्यम से भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों को गांव में और नगरीय क्षेत्र के मोहल्ले में डाउनलोड करवाया। और सरकार का इसमें आदेश है कि हॉटस्पॉट जोन, कंटेनमेंट जोन में ये 100% लोग इसको डाउनलोड करें। तो हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की सर्विलेंस टीम जाती है हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए, उनको हमने हेल्थ स्क्रीनिंग के अलावा ये भी काम दिया है ताकि अन्य लोग ना एक्सपोज हों। उन्हीं के माध्यम से हम इसमें डाउनलोड करवा रहे हैं। तो आज के दिन में 2,69,000 लोगों ने डाउनलोड किया है। ये कम तो नहीं, ठीक ठाक संख्या है, परंतु हम लोग इसको और भी आगे बढ़ाने की। बट ऐसा लगता है कि ये एक बहुत इफेक्टिव टूल रहा लोगों तक पहुंचने के लिए, या उनको अगर कोई जानकारी देनी हो। हाँ, इसमें बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो लोग अभी नहीं यूज कर रहे हैं। इसमें और एक सुविधा आई है, आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। अलार्म तो था ही, आप कॉल करने की भी सुविधा है। इसका एक एडवांस मॉडल आया है, उसका भी हम ख्याल प्रसार भी करवा रहे हैं। एक रविंदर जी, लॉकडाउन में एक सबसे बड़ा चैलेंज जो था एडमिनिस्ट्रेशन को कि जहाँ हॉटस्पॉट्स थे वहाँ तक जो इसेंशियल सर्विसेज जैसे दाल, आटा, चीनी हो, तो उसको पहुंचवाने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? और कुछ ऐसे भी सुनने में आया, कई रिपोर्ट्स भी थी कि उसमें कालाबाजारी भी हुई, तो उसमें आपके प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी या आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी लोगों तक सामान पहुंचाने की? देखिए, एसेंशियल सर्विसेज में 2 बातें मैं कहूँगा। जैसे आपने कालाबाजारी की, तो एक तो है कि गवर्नमेंट के द्वारा PDS के माध्यम से, कोटेदार के माध्यम से जो राशन बांटा जाता है, कालाबाजारी की नहीं आई है केस, कम बांटने की आई है। उसमें जब राशन बंट रहा था अप्रैल महीने में, तो ये कुछ कंप्लेंट्स आए थे कि कम बंट रहा है। तो हमने एक अभियान चला के इसमें 18 कोटेदारों के विरुद्ध FIR करवाए और उसमें 9 को गिरफ्तार भी करवाए। नॉर्मली किस टाइप की शिकायतें थी? शिकायतें यही आती हैं कि कम दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। तो इसमें हमने अभियान चलाया और वही कोटेदार स्तर ही नहीं, जो सप्लाई विभाग है, FCI से लेके डिप्टी RMO के अंदर जो ब्लॉक स्तर के गोडाउन रहते हैं, वहाँ भी हमने चेक करवाया। एक हमारा SMI है जो ब्लॉक के प्रभारी होते हैं, उन पर भी हमने FIR करवाया। तो हर एक स्तर पे हमने कार्रवाई की और इसका फॉलोअप हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम बनाया है जिसमें कि 10 लैंडलाइन और 6 मोबाइल फ़ोन हैं। मोबाइल फ़ोन इसलिए कि WhatsApp के माध्यम से वीडियो, फोटो जिसको भेजना हो, और कंट्रोल रूम में 24 आवर 8x3 लगभग 16 तो लाइन है, लैंडलाइन प्लस मोबाइल, और एक नोडल अधिकारी उस पर एवरी 8 आवर्स के लिए। तो 17 या 51, और हमारा एक वायरलेस कंट्रोल रूम है उसके बगल में, और एक सोशल मीडिया का कंट्रोल है। तो लगभग 50 से 60 लोगों के बीच उसमें डेली ड्यूटी करते हैं। और उसके माध्यम से हम लोगों ने जो पब्लिक कंप्लेन आ रही थी उसका हमने डेली समीक्षा किया। तो हमने ये पाया कि कोटेदार पे शिकायत होने के बाद उसके 2-3 दिन बाद और स्लोली उस शिकायतों की संख्या कम हो गई। तो हमने उसे सक्सेसफुली कंटेन किया। ये पार्ट 1 हो गया एसेंशियल सर्विसेज का। पार्ट 2 है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो फ्री के राशन मिल रहे हैं, उसके अलावा जो दैनिक यूज की वस्तुएं हैं, दूध हो गया, फल हो गया, साग सब्जी हो गया, राशन हो गया, मेडिसिन हो गया, तो ऐसी चीज़ों को लॉकडाउन में लोगों को घर से निकलना मना था, तो आपने घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की। इसमें शुरू में हमने, जब तक हमारा हॉटस्पॉट नहीं आया था, तब तक हम लोगों ने ई-रिक्शा के माध्यम से और अन्य जो होलसेलर हैं उसके माध्यम से, मंडी के माध्यम से हम लोगों ने डोर टू डोर
डिलीवरी दी और उसमें बजाते हम लोगों ने इसका जो ऑन कॉल देने वाले हैं उनकी भी सूची बनाकर सब जगह लगाया, लोगों को इन्फॉर्म करवाया, अनाउंसमेंट भी करवाया। ई रिक्शा यहाँ जनपद में बहुत चलते थे, नगरीय क्षेत्र में। वो लोग लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हो गए थे, उनको भी रोजगार मिला। जब हॉटस्पॉट एरिया डिक्लेयर हुआ, कंटेनमेंट जोन, तो वहाँ से तो बिल्कुल ही लोगों को बाहर निकलना और बाहरी लोगों को अंदर जाना बिल्कुल ही मना है। उसमें केवल हेल्थ स्क्रीनिंग वाले हेल्थ टीम, एसेंशियल सर्विसेज देने वाले टीम और साफ सफाई वाली टीम, मतलब सैनिटाइजेशन करने वाली टीम के अलावा और किसी को भी बाहर जाना, बाहर से अंदर जाना मना है और अंदर से बाहर आना तो किसी भी लोगों के लिए मना है। उस केस में हम लोगों ने एवरी हॉटस्पॉट एरिया वाइड दूध का सप्लायर कौन है, साग सब्जी का सप्लायर कौन है, राशन का सप्लायर कौन है, किस दवाई दुकान से सप्लाई होगा, उसका मोबाइल नंबर और लिस्ट करके हमने सर्कुलेट करवाया। तो लोग जो है उस पर कॉल करके मंगाते थे और ये इसीलिए हम लोग सक्सेसफुली इसको कंटेन कर सके। अब बात आती है कि लॉकडाउन देशव्यापी जब लॉकडाउन चालू हुआ तो जनपद में बाहर से आता है सामान, जैसे यहाँ पे चावल बाहर से आता था, दाल बाहर से आता था, तेल बाहर से आता था। तेल हमारा राजस्थान और गुजरात से आता था, खाद्य तेल। दाल हमारे यूपी के अन्य कुछ जिले से आते थे, चावल हमारा हरियाणा से आता था और गेहूं आटा तो लोकल ही ज़्यादा था। मसाले हमारे हरियाणा और दिल्ली के आसपास और उत्तर प्रदेश के अन्य जिले से आते थे। सप्लाई रुक गया क्योंकि गाड़ियाँ रुक गई। तो हमने इसमें जो हमने आपको पूर्व में बताया कि एडीएम न्यायिक की अध्यक्षता में एक टीम बनाई और उनके अंदर एक अधिकारी को सिर्फ इस बात के लिए लगाया कि आप होलसेल सप्लायर से कांटेक्ट करो, 1 to 1 उसका लिस्ट बनाओ, कांटेक्ट स्टैब्लिश करो और फिर उनका गाड़ी कहाँ रुका हुआ है उनसे फिर बात करो। अच्छा रविंद्र जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे कोरोना संकट में अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपने उसको कितना इफेक्टिवली यूज किया? देखिए, हमें लगता है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 2 जगह हम लोग टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही गई है, ह्यूमन टू ह्यूमन टच को कम करने के लिए, इसके लिए हम लोगों ने अब जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन टच जहाँ पे हम लोग मना नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ स्क्रीनिंग हो रही है तो एक आदमी को थर्मल स्कैनर पकड़ के हेल्थ स्क्रीनिंग करना है। हम लोगों ने इसके लिए जो क्षेत्र में जो गाड़ियाँ जाती हैं तो हम लोगों ने कुछ गाड़ियों के आगे में थर्मल स्कैनर लगा दिया है और उसको तार के माध्यम से उसका जो रीडिंग मीटर है वो गाड़ी में बैठे बैठे आदमी देख सकता है। उसमें ऐसा किया है कि नॉर्मल थर्मल स्कैनर को तार के माध्यम से जोड़ दिया है, अंदर से बटन दबाएगा तो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, टेम्परेचर ले लेगा, अंदर दिख जाएगा। तो इस कुछ गाड़ियों में हमने ये यूज किया है। आप यहाँ कंट्रोल रूम में देख रहे हैं एक ऑटोमेटिक बॉडी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस लगा है। वो डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर की तरह है। कोई भी आदमी आएंगे तो 2 मीटर दूर से ही टेम्परेचर ले लिया जाएगा। और जैसे सीसीटीवी कैमरे में होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े हैं तो आपका वीडियो कहीं और अंदर दिख रहा है, इसमें भी वही है। कंट्रोल रूम के अंदर बैठा हुआ आदमी टीवी स्क्रीन पे देख रहा है कि कौन आया है और कितना टेम्परेचर है और उसका टाइम बाय दिन भर में कितने टेम्परेचर लिए गए हैं, टाइम बाय लॉग सेव होता है सिस्टम में। प्लस अगर एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर है तो अलार्म देता है। कोई भी व्यक्ति जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है जबरदस्ती अंदर नहीं घुस सकता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, फीवर है और अलार्म दे दिया तो अंदर में बैठे कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को भी पता है कि इसका हाई है, इसको तो अंदर वही ऑनलाइन ही डिटेक्ट हो जाता है। अब चूंकि यहाँ कंट्रोल रूम में एवरीडे 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो अंदर में बैठे लोगों को बचाना है संक्रमित व्यक्ति से, ये है। दूसरा आप देखिए कि नॉर्मली लोग हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं तो एक बॉटल जैसे ये रखी हुई है तो सारे लोग इसको छुएंगे, या तो एक आदमी खड़ा रहे तो संक्रमित व्यक्ति आया तो उसके काफ़ी क्लोज चला गया हैंड सैनिटाइजर देने के लिए, आपका हाथ उसके हाथ के पास जाएगा। तो हम लोगों ने इसके लिए रोबोट का यूज किया है, ऑटोमेटिक। उसमें हैंड सैनिटाइजर कोई भी आदमी हाथ डाला सेंसर पर है तो उसमें हैंड सैनिटाइजर आपके हाथ में चला जाएगा, किसी ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। तीसरा आप देखिए जो कोविड हॉस्पिटल लोगों का इलाज होता है तो वहाँ पे हमेशा कर्मचारी को खाना देने, पानी देने, दवाई देने जाना पड़ता है। वहाँ भी हम लोगों ने रोबोट का यूज किया। अभी हमारा L1 हॉस्पिटल
जेपी हॉस्पिटल है खुर्जा, वहाँ पे हैंड सैनिटाइजर देने के लिए भी रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है, और मरीजों को खाना पानी देने के लिए भी रोबोट पे आप प्लेटफॉर्म बना हुआ, उस पर दवाई रख दीजिए, पानी का बॉटल रख दीजिए, खाना रख दीजिए, और रिमोट से उनको जिनको जाना है वहाँ दे आइए, वहाँ पे वो उठा लेंगे, फिर वापस आ जाएगा। तो ये एक हो गया सोशल डिस्टेंसिंग की बात। अब दूसरी जो बात आ रही है कि बहुत तरह के डेटा कलेक्ट किए जाने हैं, शासन को रिपोर्ट किए जाना है, कितने गरीब लोगों को 1000 रुपया मिला है, कितने को फ्री राशन मिला है, कितने केसेज आए हैं, कितने सैंपल लिए गए हैं, कितने का हेल्थ स्क्रीनिंग करना है, कितने लेबर आए हैं हमारे यहाँ, कितने हमारे से क्रॉस कर रहे हैं, कितने हमारे से, इस सब का जो डेटा मेंटेन करना है उसके लिए बहुत मुश्किल है। डेली डेटा लेना, लोगों को काम भी करना है, रिपोर्टिंग भी करना है। तो हमने एक गूगल स्प्रेडशीट बनाया है, वो एक सेंट्रलाइज्ड है, जिसमें कि हमने डिफरेंट अधिकारी को फॉर्मेट बना के दे दिया है और उसको आईडी पासवर्ड दे दिया है। अब एक सीएचसी में बैठे डॉक्टर में उन्होंने दिन भर में कितने लोगों का हेल्थ स्क्रीनिंग किया, उसमें कितने लोगों का फ्लू से रिलेटेड सिम्टम है, कितने को फीवर है, कितने को सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उसमें से कितने लोगों का सैंपल दिया गया, सब वहाँ बैठे बैठे भर देंगे। तहसील में कितने लोगों को आज कच्चा राशन बांटा गया है, कितने को खाना बांटा गया है, कितने क्वारंटाइन सेंटर में लोग हैं, वहाँ बैठे बैठे भर देंगे। इसी तरीके से कितने गरीब लोगों को 1000 रुपया मिला है, कितने को फ्री राशन मिला है, मुख्य विकास अधिकारी उसके नोडल अधिकारी हैं, वहाँ से भर देंगे। शासन को क्या रिपोर्टिंग गई है, एडीएम प्रशासन भर देंगे। कितने एफआईआर हुए हैं डिफरेंट कैटेगरी में, कितने लोगों का वाहन चेक हुआ है, कितना सील हुआ है, कितने पे फाइन मारा गया है, एसपी सिटी एसएसपी साहब यहाँ से भर दिया जाएगा। इसी तरीके से हमारा हॉस्पिटल में कितने बेड हैं, कितने ऑक्यूपाइड हैं, कितने फ्री हैं, कितने वेंटिलेटर ऑक्यूपाइड हैं, कितने फ्री हैं, कितने सैंपल लिए गए हैं, वो सैंपल किस लैब में भेजे गए हैं, बाहर के हॉस्पिटल में हमारे कितने लोग, तो वो सारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से आ जाएगा। इसी तरीके से अन्य जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कंट्रोल रूम में कितनी शिकायतें आई, कितने का निस्तारण हुआ, तो ये एक गूगल स्प्रेडशीट में डिफरेंट अधिकारियों को पासवर्ड देके, आईडी पासवर्ड देके हम सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मंगाते हैं और डेली का इंफॉर्मेशन भरा जाता है। और कोई व्यक्ति कल वाला इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकता, वो 12 बजे रात में लॉक हो जाता है। तो हम डेली इंफॉर्मेशन मंगाते हैं, शाम में जितने नोडल अधिकारी हैं उनसे आधा घंटा बैठ के चर्चा करते हैं, जहाँ जो कमी रहती है बता देते हैं। तो एक कंट्रोल इससे अच्छा हो गया है। तो टेक्नोलॉजी का हमें लगता है कि हम जितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं अपनी कोशिश कर रहे हैं। आगे कुछ और भी टेक्नोलॉजी आएगी तो उसका भी यूज करेंगे। तो इससे सिस्टम पे कंट्रोल करना और जो सरकार की मंशा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, उसका हम बेहतर तरीके से करवाएं। एक लॉकडाउन में मैंने देखा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, सबसे बुरी मार अगर पड़ी तो उनको पड़ी। तो आपने अपने जिले में इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था करी, या आपकी उन लोगों तक सहायता पहुंचे तो उसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, उनको आपने मदद कैसे पहुंचाई? देखिए, इसको भी हम दो पार्ट में कहेंगे जी। एक तो जब शुरू में लॉकडाउन हुआ था तो बाहर से मजदूर आए थे, उनका इंडस्ट्री बंद हो गई, बाहर में प्राइवेट इंस्टीट्यूट बंद हो गए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद हो गई, तो लोग गांव में आ गए, बेरोजगार हैं, या गांव के ही लोग जो डेली मजदूरी करते थे, मनरेगा का काम बंद हो गया, जो लोग मोची हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए सरकार ने व्यवस्था की कि जो भी पात्र हैं उनको 1000 रुपया पर मंथ सरकार की तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। तो उसको हमने सबको पंजीकरण करके लगभग अभी तक 42,000 से ज़्यादा लोगों को 1,000 रुपये हम लोग दे चुके हैं। अब ये हुआ कि बहुत सारे लोगों को खाने की दिक्कत है, तो सरकार ने फ्री राशन की व्यवस्था की। तो हम लोगों ने, चाहे वो मनरेगा के मजदूर हों, या अंत्योदय कार्ड धारक हों, या दिहाड़ी मजदूर हों, या श्रम विकास में पंजीकृत मजदूर हों, अभी तक हमने लगभग 79,000 से ज़्यादा लोगों को फ्री का राशन दिया है। ये जो डेली जो पहले से राशन बढ़ता आ रहा था, जो अंत्योदय के और हमारे जो अन्य पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड होल्डर हैं, लगभग 6 लाख हैं दोनों मिला के, उसके अलावा है ये नए लोग हैं जिनको सरकार ने फ्री राशन दिया है। अब लॉकडाउन 3 जब अप्रोच होना शुरू हुआ तो सरकार को ये लगा कि चूँकि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है
और इनको खिलाना पिलाना भी है, तो कुछ इंडस्ट्री को छूट दिया जाए। तो अभी ग्रामीण इलाके में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और इंडस्ट्री को छूट दी गई है, मनरेगा का एक्टिविटी चल रहा है, कृषि कार्य चल रहे हैं। तो हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जो भी बाहर से लोग आए हैं जिनको अभी कुछ काम नहीं है, उनको मनरेगा में ऑब्जर्व कर लिया जाए या कृषि कार्य में ऑब्जर्व कर लिया जाए, या गाँव में जो कंस्ट्रक्शन की जितनी भी सरकारी परियोजनाओं का कंस्ट्रक्शन है सब यहाँ अभी शुरू करवा दिया है हमने। और भी इंडस्ट्री है तो हमने बहुत ही सिंपल वे में उनको प्रमोट करने की कोशिश की है कि ज़्यादा रेट टेपिज्म में उनको दे ना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा। परंतु यह है कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार सरकार ने उसमें कुछ मापदंड दिए हैं कि वहाँ कर्मचारियों का, मजदूरों का थर्मल स्कैनर से हेल्थ स्क्रीनिंग हो, उनका हेल्थ इंश्योरेंस हो, अगर 50 से ज़्यादा कर्मी हैं तो कुछ लोगों का सैंपल लिया जाए। ये सब सुनिश्चित करवाते हुए हम लोगों ने इसको चालू किया है ताकि गरीब लोगों को दिक्कतें ना हो। इसके अलावा देखिए कि अब सरकार बोलती है कि मास्क लगाएं लोग, और लोग हमेशा साबुन से हाथ धोएं, तो गरीब लोग कहाँ से धोएंगे। तो हम लोगों ने अभी तक लगभग 4,40,000 से ज़्यादा फ्री मास्क बांटे हैं। हम लोगों ने शुरू की थी मनरेगा मजदूर, अंत्योदय कार्ड धारक, दिहाड़ी मजदूर और श्रम विभाग मजदूर, रजिस्टर्ड मजदूर हैं इनसे, और बाद में शहर की मलिन बस्तियाँ और अन्य गाँवों के जो गरीब लोग हैं उनको भी। तो अभी तक लगभग 4,40,000 से ज़्यादा मास्क बांटे हैं। अब साबुन से हाथ धोए तो गरीब लोग जिनको खाने की पड़े वो साबुन कहाँ से खरीदेंगे। 1,07,000 हम लोगों ने साबुन बांटे हैं फ्री में। हैंड सैनिटाइजर लगाना है तो लगभग हम लोग 75,000 से ज़्यादा छोटे छोटे पीस के हैंड सैनिटाइजर बांटे हैं। अब ये कहाँ से बांटे हैं, तो इसमें लोगों का बहुत सहयोग रहा है। लोगों ने काफ़ी पैसे जिला प्रशासन को दिए हैं इस वक्त, उसका कुछ CSR में कंपनी ने दी है, और सरकार ने भी आश्रय स्थल चलाने के लिए पैसे दिए हैं। तो उन सब के माध्यम से हम लोगों ने ये किया। रविंदर जी, एक बात मेरे और अभी जहन में आई कि आपने देखा होगा कि मुंबई में हो, दिल्ली में हो, एक एक जगह पे 20-20, 25-25 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो क्या आपके ज़िले में आपने इस चीज़ को रोकने के लिए या कंटेन करने के लिए कोई आपने स्ट्रेटेजी बनाई है? जी, कुछ सप्ताह पहले हमने भी ये सुना था कि भारत के कुछ शहरों में एक साथ एक ही जगह से कई सारे लोग आए हैं। इसको रोकने के लिए देखिए, ऐसी चीज़ें, मेरा मानना है कि ऐसी चीज़ें इसलिए होती है कि केस अनडिटेक्टेड रह जाता है, और इसमें हम किसी प्रशासन की गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द केसेज में एसिम्टोमेटिक है, लोगों में सिम्टम दिखता नहीं है। तो और जब तक एक में सिम्टम आता है वो पता लगता है कि एक हेल्दी व्यक्ति में हुआ, पता नहीं लगा, उससे उनके बूढ़े लोगों में हो गया अभी और बच्चों में हो गया। जब तक कोई ऐसे लोग जो सीरियस नहीं हुए और सिम्टम नहीं आए तब तक पता नहीं चलता, और जब तक एक व्यक्ति को पता चला वो 10-15 लोगों में फैल गया। तो हमने इसमें ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि हमने अपने यहाँ लगभग 40 सर्विलेंस टीम है। एवरी टीम में 7 मेंबर हैं, 5 हेल्थ स्टाफ, 1 राजस्व के कर्मचारी और 1 पुलिस के। और हमारी RBSK की 26 टीमें हैं। RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है, जिसमें पहले लोग ये टीम जो है स्कूल में जाके बच्चों का हेल्थ परीक्षण करती थी। इसके अलावा हमारे जिले में 400 ANM हैं, तो 200 ANM को हमने छोड़ दिया है। किन्नी की ड्यूटी क्वारंटाइन सेंटर में है, जैसे हमने बताया 170 क्वारंटाइन सेंटर है, किन्नी की हॉस्पिटल में है। 200 ANM को हमने थर्मल स्कैनर दिया है। तो हमने अपने ज़िले में लगभग 500 से ज़्यादा थर्मल स्कैनर खरीदे हैं, और हमने ये 40 टीम प्लस 26 66 टीम और 200 ANM, तो 266 टीम बनाई है हेल्थ डिपार्टमेंट की। इसके अलावा हमारे जो पुलिस की टीम है जो चेक पोस्ट पे रहती है वो ऐसी 26 टीम है। इसके अलावा हमने हर एक मंडी में टीम बनाया है, वहाँ भी 3-3 4-4 थर्मल स्कैनर दिया है। तो सब मिला के हमें लगता है 300 से ऊपर टीम पूरे जिले में काम कर रही है। हमारा विशेष फोकस है हॉटस्पॉट एरिया, उसका कंटेनमेंट जोन और बफर जोन। उसमें हम डोर टू डोर हेल्थ स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और ये पिछले कई सप्ताह से चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने 17.5 लाख से ऊपर लोगों का हेल्थ स्क्रीनिंग किया है, जिसमें से कि लगभग 2000 लोग फ्लू वाले मिले हैं, फ्लू सिम्टम वाले, 500 लोग फीवर वाले मिले हैं, 15 केस आया है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का, और 250 से ज़्यादा हमने इसमें सैंपल लिए हैं। सैंपल में
सरकार का गाइडलाइंस है कि जो भी फ्लू वाले केस आते हैं, फ्लू ऐसे आ रहा है या अन्य सिम्टम वाले, कंटेनमेंट जोन में उसका 100% सैंपल लिया जाए। मोस्ट ऑफ द सैंपल यही है। एक दो केस में जो ऐसे आ रहा है कंटेनमेंट जोन के बाहर, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन केस है कंटेनमेंट के जोन के बाहर, वो भी सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार उनका सैंपल लिया जाना है। तो सब मिला के हमारे यहाँ लगभग 2700 से ऊपर सैंपल लिए गए हैं, जिसमें कि टोटल 61 लोग पॉजिटिव आए हैं। हमने बताया 35 रिकवर हो चुके हैं, 25 अभी अंडर ट्रीटमेंट है और एक का देहांत हुआ था। तो हम लोगों ने इसको नाम दिया है ऑपरेशन कोरोना हंट, मतलब कोरोना संक्रमित लोगों को हंट करके बाहर निकालना। और जो मैंने आपको बताया 2000 लोग फ्लू सिम्टम वाले आए हैं या 500 फीवर वाले आए हैं, उनको हम पहले ही परिवार से अलग करके क्वारंटाइन सेंटर में रख लेते हैं, ताकि अगर ये संक्रमित हैं तो इनसे समाज या परिवार के अन्य लोगों में ना फैले। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रही है। हमारी कोशिश है कि पहले हमारा ऑलमोस्ट सारे कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, बफर जोन में काम चल रहा है, और ये जब हमारा पूरा हो जाएगा तो हम पूरे जिले में ये हंट करना चाहते हैं। मतलब जिले के समस्त लोगों का हेल्थ स्क्रीनिंग करके विजिबल सिम्टम के आधार पर हम उन्हें समाज से पृथक करके इससे प्रिवेंशन को रोकना चाहते हैं, ताकि हमारे यहाँ ऐसा केस ना आवे कि अनडिटेक्टेड रह जाए और एक ही बार 20-30 निकले। अब इसमें भी देखिए ये 100% फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो उसमें कोई सिम्टम नहीं है तो आप कैसे पकड़ेंगे? वो तब तक नहीं पकड़ाएगा जबकि किसी व्यक्ति में कोई सिम्टम नहीं दिखता है या आदमी डिक्लेयर नहीं करता है। कुछ केसेज में ऐसे भी हुए हैं, परिवार में पूर्व में फीवर आया है, लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया है, उसके बाद एसिम्प्टोमेटिक हो गया है, और जब उस परिवार के कोई वृद्ध लोग वो सिम्टम आया है तब तक पता चला कि परिवार में पूरा फैल गया। फॉर एग्जाम्पल शिकारपुर के आयुर्वेदिक डॉक्टर जिनका देहांत हो गया था सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज करवाते हुए, उनके परिवार में हम लोगों ने डीपली गया तो हमें पता लगा कि उनकी बेटी बाहर से आई थी और ये उनको लाने गए थे, तो पूरे परिवार में फीवर आया था, बट इन लोगों ने बताया नहीं। सो बाद में जब डॉक्टर साहब जो मतलब उस लड़की के पापा हैं, वो जब बीमार पड़े और देहांत हुआ तब पता लगा पॉजिटिव। तो 100% फुल प्रूफ नहीं है, बट इससे बहुत सारे केसेज में फर्दर संक्रमण को रोका जा सकता है। सर अब लॉकडाउन 3 चल रहा है जो मई 17 को खत्म हो जाएगा, तो आपका क्या अनुमान है कि गोइंग फॉरवर्ड अगर और केसेस आते हैं तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि मान लो अगर इंडिविजुअल है तो क्या आप उसको होम क्वारंटाइन करेंगे या पूरी बिल्डिंग सील करेंगे या फिर कंटेनमेंट जोन्स बनेंगे या हॉटस्पॉट्स बनेंगे? तो गोइंग फॉरवर्ड आपकी आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? देखिए हमारी स्ट्रेटजी बेसिकली सरकार के द्वारा गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोकल स्थितियों को देखकर कार्रवाई करना है। इसमें भारत सरकार की गृह मंत्रालय के बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइंस हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के भी रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन के संबंध में और गृह मंत्रालय के इसमें लॉकडाउन फेज में आप कैसे हॉटस्पॉट जोन बनाएंगे, कितना एरिया कंटेनमेंट जोन में रहेगा, कितना एरिया बफर जोन में रहेगा, कौन सी एक्टिविटी रेड जोन में बंद है, कौन सी एक्टिविटी ऑरेंज जोन में चालू रहेगी, कौन सी ग्रीन जोन में चालू रहेगी, कंटेनमेंट जोन में कुछ भी नहीं रहेगा चालू। तो सारे गाइडलाइंस हैं और उसी के तर्ज पे राज्य सरकार द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। अब फेज 3 में जो अभी एक नया चैलेंज आने वाला है वो है, चूंकि भारत सरकार के द्वारा ये परमिशन दिया गया है कि राज्य आपस में बात कर, दो राज्य आपस में बात कर वहाँ जो स्ट्रैंडेड लोग हैं, चाहे वो लेबर हो या स्टूडेंट हो या टूरिस्ट हो, उनको मंगा सकती है। तो आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र अभी हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेज है इंडिया में, गुजरात में भी है, MP में भी है, महाराष्ट्र में भी, मुंबई बहुत ज़्यादा केसेज है, मुंबई में बाहर के बहुत ज़्यादा लेबर है, उसमें बिहार यूपी के भी हैं। हमारे यहाँ एक केस हुआ था कि नासिक से एक व्यक्ति आ गए थे जो अपने गांव जा रहे थे, लेकिन चूँकि हमने आपको बताया कि हमने गांव-गांव में अनाउंसमेंट करवा के और मोर देन 1 लाख पम्फलेट बटवा के लोग अवेयर हो गए हैं, तो उन्होंने उनको गाँव में घुसने नहीं दिया, तो उनको हमने क्वारंटाइन सेंटर में रखा और सैंपलिंग लिया, पॉजिटिव आ गया। तो अब हमारी कोशिश रहेगी कि जो ऐसे इन्फेक्टेड एरिया से आएंगे उनको हम क्वारंटाइन सेंटर में रखें, सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए। हालांकि सरकार का निर्देश है कि कोई लोग बाहर से आते हैं अगर एसिम्प्टोमेटिक है उनको 21 डेज होम क्वारंटाइन में भेज दें। अगर
थोड़ा सा भी सिम्टम है तो उनको 7 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रखें। 7 दिन के बाद फिर सैंपल लें। सैंपल में अगर पॉजिटिव आते हैं तो कोविड हॉस्पिटल में जाएंगे और नेगेटिव आते हैं फिर फर्दर 14 डेज के लिए होम क्वारंटाइन में भेजें। परंतु जो ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ की बड़ी संख्या में पॉजिटिव हैं, तो उसमें सरकार से निर्देश देते हुए लोग जो कोशिश करेंगे कि हम उनको क्वारंटाइन सेंटर में ही रखें। बजाते की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन चूँकि हम लोगों ने यहाँ 27,500 लोगों का क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था कर रखी है और आगे भी इसको एक्सटेंड किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, पब्लिक बिल्डिंग भी है जो खाली पड़े हैं, उनका यूज करेंगे तो आगे जैसा समय आएगा वैसा करेंगे। और जिला प्रशासन की हर संभव कोशिश रहेगी कि ये संक्रमण फर्दर ना फैले। एक और सवाल जहन में आया कि मुख्यमंत्री का सारे जिला अधिकारियों के साथ कैसा संपर्क रहा, क्या वो आपसे रेगुलर टच में थे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमें लगता है उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा काम हुआ है। हम कोई नहीं है इस चीज़ को इवेल्युएट करने वाले, हम तो मतलब एक जिला देखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा राज्य देखते हैं, परंतु हमें उनसे इंस्पिरेशन मिलता है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, रेगुलर वीसी लेना, रेगुलर वहाँ से पूछना कि जिले में क्या स्थिति है, लॉकडाउन का पालन हो रहा है या नहीं, स्पेशली जो मजदूर स्ट्रैंडेड थे उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है कि नहीं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है कि नहीं, वो कहीं सड़क पे पैदल तो नहीं जा रहे हैं, उनको बस से जाने की व्यवस्था कीजिए। तो ये पर्सनल लेवल पे वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। देखिए, हम अब हमारा जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है यहाँ तो ये मॉनिटरिंग किया जा रहा है और ये हम लोगों को बहुत इंस्पिरेशन देता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी इतना मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उनकी टीम 11 है, डेली उनके साथ समीक्षा करना, हम लोगों के साथ 1-to-1 जिले से पूछना बीसी में, ये बहुत बड़ी बातें हैं। उस स्तर पे बहुत व्यस्तताएँ रहती हैं और इतना डिटेल में जाके पूछना, एक एक चीज़ का संज्ञान लेना, दिमाग में रखना कि यहाँ ये समस्याएं हैं। और देखिए, हालांकि ये पर्सनल लेवल है, लेकिन मैं इसको उजागर करना चाहूँगा कि जो व्यक्ति अपने पिताजी के श्राद्ध करने उन्होंने बोला कि अभी कोरोना का जो संक्रमण को रोकने का कर्तव्य है उसको पूरा करके मैं आऊँगा, तो हम लोगों को लगा कि लेवल ऑफ डेडिकेशन मतलब अनपैरेलल, इसका कोई पैरेलल नहीं है कि अपना जो उनका कर्तव्य है, जो राज्य के प्रति कमिटमेंट है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो हम लोगों को बहुत एनर्जी देता है, बहुत इंस्पिरेशन देता है। और ये बात हमने जब हम लोग मीटिंग में 8:30 बजे समीक्षा करते हैं तो उस मीटिंग में भी हम लोगों ने बोला है कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इतना हाईली कमिटेड आदमी है, आप लोगों को उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए और तब उस तरीके से काम करना चाहिए। तो हमें लगता है कि हमारे अधिकारियों ने भी इस चीज़ को समझा और बहुत मेहनत की है। यही कारण है कि जिले से, अब ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि 100% आइडियल सिचुएशन है, बट बहुत अच्छे कंडीशन है, शिकायतें बहुत कम आ रही हैं, जो भी आ रही हैं हमारा कंट्रोल रूम व्यवस्थित है, एक एक शिकायतों को केयर किया जाता है और दिन भर में जितनी शिकायतें आई हैं वो समीक्षा करते हैं। तो कहीं न कहीं जिले में हम लोगों का मनोबल, अधिकारियों का मनोबल, उनका काम के प्रति डेडिकेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, हालांकि लोगों का अपना भी है, ये एक अधिकारी पढ़ लिख के आए हैं, बट एक जब आपके मुखिया बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत कमिटमेंट उनका बहुत ज़्यादा है, तो एक लीडरशिप रोल देता है, उससे आपको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद क्या दूंगा, मैं ये कहूँगा कि उनके लीडरशिप में हम लोग बहुत बल मिला है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, आप देखिए कि इतना बड़ा राज्य होने के हुए केसेस कम हैं और कंटेनमेंट भी बहुत ही इफेक्टिवली हुआ है। अच्छा रविंद्र जी, लॉकडाउन में अगर सबसे ज्यादा अगर मार किसी ने अगर झेली है तो वो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो विभिन्न राज्यों में काम कर रहे थे, उनको लौटने की दिक्कत हो रही थी। आज भी जब हम हमारे कैमरामैन के साथ हम आ रहे थे तो हमने कई माइग्रेंट लेबर्स को चलते हुए देखा, पीठ पे सामान लादे हुए थे। तो
आपके यहाँ बुलंदशहर में जो ये लोग आ रहे हैं या दूसरे राज्यों से या डिस्ट्रिक्ट से एंटर कर रहे हैं, तो आपने उनके लिए कोई व्यवस्था करी है? क्योंकि उनको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं बाकी राज्यों में, तो आपने कोई ऐसे स्ट्रैटेजी बनाई या कोई उनकी मदद के लिए आपने कुछ सहायता करने का कोई प्लान है आपका या आप कर रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 24 मार्च को लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया था, उन्होंने समस्त देशवासियों से अपील की थी कि जो यहाँ है वहीं रहे। तो हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री का जो दिशा निर्देश था उसी को एग्जैक्टली फॉलो किया। तो हमारे जनपद में जो लोग भी आए हम लोग वहीं रोकते थे, क्वारंटाइन कैंप में रखते थे शुरू में, जब तक कि सरकार ने ये नहीं बताया कि बहुत बड़ी संख्या है तो आप उनको बस के माध्यम से गंतव्य स्थान छोड़ दो, तब तक हम लोग रोक के खाना वगैरह खिलाते थे। तो लॉकडाउन के शुरू में जब सरकार का ये आदेश आया कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं, जो लोग अपने जहाँ काम करते थे वहाँ से गंतव्य स्थान घर की ओर चले हैं और रास्ते में स्ट्रैंडेड हो गए हैं, उन लोगों को आप बस से पहुँचा दीजिए। तो हम लोगों ने कई हजार लोगों को ऐसे कई 100 बस लगा के पहुँचवाया। जो आज की आपने बात कही, तो जब ये लॉकडाउन फेज 3 का भारत सरकार द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है और ये अलाउ किया गया है कि राज्य आपस में बात करके जो भी लेबर्स हों या स्ट्रैंडेड टूरिस्ट हों, स्टूडेंट हों, उनको राज्य आपस में बात करके गंतव्य स्थान को छोड़ने की व्यवस्था करें। तो हम लोग भी सरकार के आदेश के क्रम में जो लोग भी अपने अपने राज्य से यहाँ पे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से लोग पैदल चल के आ जा रहे हैं, उनको हम रुकवाते हैं, इनको क्वारंटाइन सेंटर ले जाते हैं, इनको खाना देते हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग करवाते हैं और इसका पूरा सरकार ने फॉर्मेट जारी किया है इनकी सूचना देने के लिए कि आप उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, ये सारा डिटेल्स नोट कीजिए और फिर हम उनको बस में बैठाकर जिस अगर उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद के हैं तो वहाँ भेजते हैं, अगर अन्य राज्य के हैं तो अगर उस राज्य से उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो गई है तो वहाँ भेजते हैं। जैसे हम लोगों ने मध्य प्रदेश को भेजा था और राजस्थान को भी भेजा था। शुरू में भी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मार्च एंड में कई सारे लोग आए थे, तो हमें लगता है कि अब ये बोस्टिंग नहीं, बट हमें लगता है कि ये वन ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ की ऐसे रात चलते लोगों को खाना दिया गया था। हम लोगों ने एक एक दिन में लगभग 25-25 हजार पैकेट खाना दिए थे और अभी भी खाना दे रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि गरीब लोगों को कोई दिक्कत ना हो और जैसा आगे स्थिति आएगी वैसा हम लोग करते हैं। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कोरोना वायरस ने क्या सीख दी है? कोरोना वायरस ने सबसे बड़ी ये सीख दी है कि आप हमेशा इमरजेंसी के लिए तैयार रहिए। दूसरी सीख दी है टीम बिल्डिंग की। आप देखिए कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ही नहीं, कानून व्यवस्था, पुलिस हो, शासन हो, अन्य विकास विभाग के भी अधिकारी इसमें आए हैं, क्योंकि इसमें गरीबों को सहायता दी जानी है। सरकार के द्वारा गरीबों को उनके मापदंडों के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार जो लोग एलिजिबल हैं उनको 1000 रुपया प्रति माह और फ्री में राशन देने की व्यवस्था की गई है। और आप देखिए कि टीम बिल्डिंग तो दी ही है, सबसे बड़ी कोरोना ने जो सीख दी है वो यूनिटी की दी है। आप देखिए कि लेजिस्लेटर एक अलग पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव अलग है, ज्यूडिशरी अलग है, मीडिया अलग है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और आप देख रहे हैं कि कोरोना से लड़ने में चारों पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ने बहुत अच्छा एक दूसरे को सहयोग किया है। चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय हो, माननीय उच्च न्यायालय हो, उन्होंने भी अपने कोर्ट को बंद रखा है। भारत सरकार ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल हो गई, एसेंशियल सर्विसेज के अलावा पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है। एग्जीक्यूटिव में जो अधिकारी हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे जो मीडिया के बंधु हैं, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, दिन रात ऐसे लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स का हौसला बढ़ा रहे हैं, जो गरीब लोग जा रहे हैं उनकी पीड़ा को प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। तो सारी चीज़ें, बहुत सारी सीखें दी हैं, इमरजेंसी हैंडलिंग, टीम बिल्डिंग, यूनिटी, मतलब डेमोक्रेसी में चारों पिलर में एक यूनिटी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य की तरफ लोगों का ध्यान देना।
आप पैसे कितने भी कमा लें, लेकिन आप हेल्थ अच्छा नहीं है तो कोरोना जैसी बीमारियों से हेल्थ अच्छा नहीं है, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो ये एसिम्प्टोमेटिक है, दिखता नहीं है आपको कि क्या सिम्टम है। तो किसको मतलब कोरोना पकड़ लेगा, कोरोना वायरस से कौन संक्रमित हो जाएंगे ये पता नहीं है। तो एक सीख हमारा जो मानना है ये भी किया है कि आप अपने स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखें। बहुत साल पहले मैं जब स्कूल में जाता था, मैंने कहीं एक जगह पढ़ा, थिंक ग्लोबल बट एक्ट लोकल। मुझे ऐसा लगता है कि रविंदर जी उस पर खरे उतरे हैं, क्योंकि होता ये है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग चुनौतियां होती हैं। तो आई थिंक रविंदर जी को ये भली बाती अंदाजा था कि बुलंदशहर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या उसको उनकी क्या समस्याएं हैं, और उसी हिसाब से स्ट्रेटेजाइज किया गया। उन्होंने अपनी पूरी टीम को परिपक्व किया, जो भी कमियां थी उनको दूर किया, और मुझे लगता है कि इवन राज्य सरकार से आपको पूरा सहयोग मिला होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि रविंदर जी इस पे खरे उतरे और उन्होंने इस पूरे लॉकडाउन में अपने ज़िले में बहुत इफेक्टिवली काम किया। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ एक हमारे मित्र आए हैं। वो हमारे आज तो कैमरामैन आ नहीं पाए, मगर मैं पवन अम्बावत जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने कैमरामैन की भूमिका में आज हमारी मदद की। उनका भी धन्यवाद। तो मैं इस इंटरव्यू को ख़त्म करता हूँ और रविंदर जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी डिटेल में हमको इस लॉकडाउन से रिलेटेड और इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाए उसको बड़े सरल भाषा में दर्शकों को बताया, अपने श्रोताओं को बताया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद।